स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। यानी कि जब हम वेरियस पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए जब वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाते हैं अलग अलग गैजेट्स में या फिर होम्स में, ऑफिसेस में या फिर कहीं भी, तो वहाँ पर हम डिजायर्ड अमाउंट ऑफ नेट रेसिस्टेंस गेन करने के लिए या डिजायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सोर्स से ड्रॉ करने के लिए हम रेसिस्टर्स को या फिर अप्लायंसेस को, गैजेट्स को डिफरेंट वे में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। किन किन वेज में हम कनेक्ट करते हैं वो ही आज हम जानेंगे। और बेसिकली हम दो तरह के कनेक्शंस करते हैं, एक सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन। यानी कि हम या तो अपने रेसिस्टर्स को इन सीरीज कनेक्ट करते हैं और इससे जो एक सर्किट बनती है उसे हम सीरीज सर्किट बोलते हैं, या फिर हम रेसिस्टर्स को, अप्लायंसेस को, गैजेट्स को इन पैरेलल कनेक्ट करते हैं, यानी कि रेसिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्ट करते हैं और इस तरह से जो एक सर्किट मिलती है उसको हम लोग पैरेलल सर्किट बोलते हैं। आइए समझते हैं कि इन दोनों ही तरह के सर्किट्स में हम रेसिस्टर्स को एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट करते हैं। शुरू करते हैं हम रेसिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि सीरीज सर्किट से। मान लीजिए कि हमारे पास 3 रेसिस्टर्स हैं या 3 अप्लायंसेस हैं। यहां पर फर्स्ट रेसिस्टर, सेकंड रेसिस्टर, थर्ड रेसिस्टर, इसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, R फॉर रेसिस्टर या फिर रेसिस्टेंस, इसको हम R2 से और इसको हम R3 से। जब इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो पहला रेसिस्टर है उसके सेकंड एंड को, फर्स्ट एंड ये रहा, तो जो पहला रेसिस्टर है उसके सेकंड एंड को दूसरे रेसिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली सेकंड रेसिस्टर के सेकंड एंड को थर्ड रेसिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देते हैं और लाइकवाइज हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं उनको इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं। फिर फाइनली हम क्या करते हैं, फर्स्ट रेसिस्टर के फर्स्ट एंड और लास्ट रेसिस्टर के सेकंड एंड के बीच में हम पावर सप्लाई देते हैं। यहां पर हम पावर सप्लाई देने के लिए एक बैटरी ले सकते हैं। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था व्हाट इज बैटरी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो यहां पर मैंने 4 सेल्स का एक कॉम्बिनेशन ले लिया, बैटरी ले ली। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा हमारे बैटरी का। और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से उसको भी मेजर करें, तो हम यहाँ या यहाँ या यहाँ इस पूरे सर्किट में कहीं भी एमीटर लगा सकते हैं। एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को मेजर करता है। तो मान लीजिए कि हमने यहीं पर एक एमीटर लगा दिया। एमीटर भी ऑलवेज सर्किट में सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को मेजर करने के लिए। इस तरीके से हमारी ये सीरीज सर्किट रेडी हो गई। अब हम देखते हैं कि सीरीज सर्किट के फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर ये होता है कि इस सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं या जितने भी गैजेट्स कनेक्टेड होते हैं, जिनको कि यहां पर हम रेसिस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो जितने भी रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं हर रेसिस्टर के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सोर्स से सप्लाई होता है। मान लीजिए यहां सोर्स से आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हुआ, तो यहां से आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। R1 के थ्रू भी आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही जाएगा, R2 के थ्रू भी आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो करेगा, R3 के थ्रू भी आई अमाउंट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो करेगा, वही आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ कलेक्ट होगा, फिर वही आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एमीटर से होते हुए अपने अमाउंट को मेजर एमीटर के द्वारा करवाते हुए फिर वो सोर्स तक लौटेगा। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तब, अभी स्विच ऑफ है, यहाँ एक डॉट डाल दिया तो ये स्विच ऑन हो गया, यानी कि स्विच ऑन होते ही इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई सर्किट में हो गई। तो एक फीचर क्या देखा आपने कि एक सीरीज सर्किट में जितने भी रेसिस्टर्स है, जितने भी अप्लायंसेस, जितने भी गैजेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उन सभी के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दूसरा फीचर यह है कि सोर्स के पास जो पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि जितना वोल्टेज होता है, सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहां पर हर रेसिस्टर के क्रॉस नहीं मिलता है। यानी कि जितना टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के माध्यम से, पावर सोर्स ऑफ पावर के माध्यम से हमने सर्किट को सप्लाई किया है, वही सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें हर रेसिस्टर या हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या हर गैजेट्स के थ्रू सीरीज सर्किट में नहीं मिलता। इसका अर्थ यह हुआ कि हर रेसिस्टर, हर अप्लायंसेस या हर गैजेट के पास पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। यानी कि इस R1 के पास पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा तो R2 के पास पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और R3 के पास पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है वो इन सभी रेसिस्टर्स के अक्रॉस डिफरेंट अमाउंट में ड्रॉप होगा। यहां पर V1 ड्रॉप होगा, यहां V2 ड्रॉप होगा, यहां V3 ड्रॉप होगा। तो अब इन दोनों बातों को एक साथ मिला दे तो हम यही कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट में जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं, सभी रेसिस्टर्स के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस उन सभी गैजेट्स या रेसिस्टर्स या अप्लायंसेस के एंड्स के अक्रॉस होता है, सेम नहीं होता। बट इन सभी पोटेंशियल ड्रॉप्स को, इन सभी वोल्टेज ड्रॉप्स को अगर हम ऐड करें तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आता पीडी था, जो वोल्टेज सप्लाई किया था सोर्स के द्वारा, उसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहां होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे। चलिए अब अगर हम निकालें कि इस पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस कितना हुआ तो हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, आपको V का फॉर्मूला पढ़ाया था ओम्स लॉ पढ़ाते वक्त, वो हो गया RI या फिर IR। तो V1 के लिए हो जाएगा IR1, करंट इनटू रेसिस्टेंस। करंट तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेम अमाउंट ऑफ फ्लो हो रहा है तो वही का वही रह जाएगा, बट रेसिस्टेंस डिफरेंट है तो वो डिफरेंट ही आएगा। यहां हो जाएगा ये IR2 प्लस IR3, यहां भी I है, यहां भी I है, यहां भी I है, और यहां रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, यहां R3 है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से बना, यहां पर IR1, यहां पर IR2 और यहां पर IR3। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर हम I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R, इन सभी में I है तो I अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से I कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सीरीज सर्किट में नेट रेसिस्टेंस क्या होता है, जितने भी रेसिस्टेंसेस उसमें कनेक्टेड होते हैं उन सभी का सम टोटल होता है। एक सीरीज सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उन सभी रेसिस्टेंसेस को हम ऐड अप कर देंगे और ऐड अप करने के बाद जो टोटल सम आएगा, जो टोटल आएगा, वही नेट रेसिस्टेंस इस सर्किट का यानी कि सीरीज सर्किट का होगा। इसका यह कंक्लूजन निकलता है कि जो नेट रेसिस्टेंस होता है वो इस सीरीज सर्किट में कनेक्टेड हाईएस्ट रेसिस्टेंस से भी हाई होता है।
एक बार फिर से मेरी बात सुने कि सीरीज सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस होता है, सीरीज सर्किट में कनेक्टेड हाईएस्ट रेसिस्टेंस से हाई होता है, यानी कि नेट रेसिस्टेंस यहां पर आपको ज्यादा मिलने वाला है। इसका अर्थ हुआ कि सीरीज सर्किट में आप जितने भी अप्लायंसेस एडअप करेंगे उन सभी के रेसिस्टेंसेस एडअप हो करके पूरे सर्किट का एक नेट रेसिस्टेंस, एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनाएंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि इस सीरीज सर्किट का यूज कहां होता है। इस सीरीज सर्किट का यूज हम फेरी लाइट्स में करते हैं, जिन फेरी लाइट्स का यूज डेकोरेशन पर्पस के लिए किया जाता है, फेस्टिवल्स के ओकेजन पर या फिर मैरिज सेलिब्रेशंस के ओकेजन्स पर या एनी अदर सेलिब्रेशंस के ओकेजन्स पर। जब भी हम अपने घर को, बिल्डिंग को, हाउस को वगैरह वगैरह को डेकोरेट करना होता है लाइट से, तो हम फेरी लाइट्स लगा करके डेकोरेट करते हैं। उन्हीं फेरी लाइट्स में ये सीरीज सर्किट यूज होती है। रीजन ये है कि सीरीज सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं, सभी अप्लायंसेस के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो सेम अमाउंट ऑफ, जाहिर सी बात है, वर्किंग भी होगी। यानी कि फेरी लाइट्स में जितने भी लाइट्स कनेक्टेड होते हैं, सभी लाइट्स की जो लाइटिंग होगी वो सेम अमाउंट पर होगी, तभी तो वो डेकोरेटिव होगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हो गए इसके यूज और एडवांटेज। अब हम बात करते हैं कि सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज यही है कि जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड है, सभी के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, चाहे उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की उतनी नीड हो या ना हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की नीड ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की हो बट उसको कम मिल रहा हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की नीड कम इलेक्ट्रिक करंट की हो बट उसको ज्यादा मिल रहा हो। से फॉर एग्जांपल यहां से जो करंट निकला है 1 एम्पियर है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर का नेट करंट गया है। मान लेते हैं कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्टेड है उसको तो सिर्फ 0.5 एम्पियर का ही करंट चाहिए, बट उसको मिल कितना रहा है? 1 एम्पियर, सीधा डबल, उसके नीड से सीधा डबल मिल रहा है। मान लेते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड है उसको 2 एम्पियर चाहिए, बट मिल कितना रहा है? जस्ट 1 एम्पियर, यानी कि जस्ट हाफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। और मान लेते हैं कि इसको 1 एम्पियर ही चाहिए, तो इसको जितना चाहिए उतना मिल रहा है। कहने का अर्थ है कि हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की नीड अलग अलग होती है, अलग अलग अमाउंट में उनको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, बट ये सर्किट क्या करता है? सबको सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर देता है, चाहे उसकी नीड उससे कम हो या ज्यादा हो। ऐसे में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, और इसी तरह से उनसे फंक्शन करवाते रहा गया तो उनकी लाइफ भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल्दी ही डैमेज हो जाएंगे, जल्दी ही वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज इसका यह होता है कि अगर आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहाँ पर कनेक्टेड है उनमें से किसी एक को ही अभी यूज करने की जरूरत है, बाकी को यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप स्विच ऑन करेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करना शुरू कर देंगे, चाहे उनकी नीड हो या ना हो। और अगर आप इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को की वर्किंग को बंद करना चाहेंगे तो सबकी वर्किंग को बंद करना पड़ेगा। आप चाहें कि सबके लिए हम एक अलग अलग स्विच रख लें कि जरूरत के हिसाब से जिसको जरूरत होगा उसी को हम यूज करेंगे और जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको यूज नहीं करें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यूज होंगे तो सारे के सारे अप्लायंसेस चाहे नीड हो या ना हो, और बंद होंगे तब भी सारे के सारे अप्लायंसेस चाहे उनकी नीड हो या ना हो। ये डिसएडवांटेज है। अगला डिसएडवांटेज है इस सीरीज सर्किट का कि इस पूरे सर्किट में कहीं भी कोई भी फॉल्ट आएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि ये बल्ब्स हैं, ये भी एक बल्ब है, ये भी एक बल्ब है, ये भी एक बल्ब है, अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया ना तो यहीं से सर्किट ब्रेक हो गई, ये बल्ब भी नहीं जलेगा, ये बल्ब भी नहीं जलेगा, कोई नहीं जलेगा,
और ऐसे में कहां फॉल्ट है उस फॉल्ट को भी इजीली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। फॉल्ट कहां है, ब्रेकेज कहां है, उसको फाइंड आउट करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत टाइम और एनर्जी लगाना पड़ता है। आपने ऐसा देखा होगा जहां सेलिब्रेशंस पे फेरी लाइट्स लगी हो और कहीं भी किसी भी एक बल्ब में बल्ब फ्यूज हो गया हो या कोई और फॉल्ट आ गया हो तो पूरी की पूरी जो फेरी लाइट की लड़ी है वो काम करना बंद कर देते हैं। और ऐसे में आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को देखा होगा कितना परेशान होता होगा कि एक एक बल्ब निकाल निकाल कर वो चेक कर रहा होगा। तो इसमें जो एक फॉल्ट मतलब सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर देते हैं और उस फॉल्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है, ज्यादा टाइम और एनर्जी लगती है। तो ये हो गई सीरीज सर्किट के डिसएडवांटेजेस और यही कारण है कि सीरीज सर्किट को हम कभी भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं करते। हम अपने घरों में, हम अपने ऑफिसेस में, हम अपने इंडस्ट्रीज में या अन्य जगहों पे इस सर्किट को यूज नहीं करते। हम वाइडली यूज सिर्फ और सिर्फ फेरी लाइट्स में ही देखते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब रेसिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्ट होते हैं तब क्या होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, एक बार फिर से हम मान लेते हैं यहां पर हमारे पास 3 रेसिस्टर्स है। ये हो गया पहला रेसिस्टर, ये हो गया दूसरा रेसिस्टर, ये हो गया तीसरा रेसिस्टर। पहला रेसिस्टर को हम R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। R फॉर रेसिस्टर या फिर रेसिस्टेंस। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी रेसिस्टर्स को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है उन सभी रेसिस्टर्स के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इन सभी के फर्स्ट एंड को इस एक पॉइंट पर हम ला करके कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, इसको भी इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, इसको भी इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया और सभी रेसिस्टर्स के सेकेंड एंड को एक सिंगल पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां हम ये एक पॉइंट ले ले, इसी पॉइंट पर फर्स्ट रेसिस्टर के भी सेकेंड एंड को कनेक्ट किया, सेकेंड रेसिस्टर के भी सेकेंड एंड को कनेक्ट किया और थर्ड रेसिस्टर के भी सेकेंड एंड को कनेक्ट किया। यानी कि सभी रेसिस्टर्स के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे और सभी रेसिस्टर्स के सेकेंड एंड को एक पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। और अब जो हमें ये 2 जंक्शन मिले, 2 पॉइंट ऑफ कनेक्शन मिले सभी रेसिस्टर्स के, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में हम पावर सप्लाई करेंगे। मान लिया यहां पर पावर सप्लाई करने के लिए एक बार हम फिर से बैटरी लेते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लेते हैं और आदतन एक बार फिर से मैं क्या किया जी, 4 सेल्स का कॉम्बिनेशन ले लिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल उस बैटरी के, और इस बैटरी के द्वारा जो पीडी सप्लाई किया जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया जाएगा, वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा, वो है V। एक बार फिर से सर्किट को, पूरे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हम यहां पर एक मेन स्विच लगा देते हैं। लगा दिया मेन स्विच, अभी स्विच ऑफ है। अब हम अलग अलग रेसिस्टर्स को यूज करने या नहीं करने के हिसाब से, कि जिसको मन होगा उसको यूज करेंगे, जिसका मन नहीं होगा उसको यूज नहीं करेंगे। जिस अप्लायंस को यूज करने की नीड होगी उसको यूज करेंगे, जिस अप्लायंस को यूज करने की नीड नहीं होगी उसको यूज नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है सबके लिए हमको अलग अलग स्विच लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस रेसिस्टर के लिए हम यहां एक स्विच लगा दे रहे हैं, इसके लिए सेकंड रेसिस्टर के लिए यहां एक स्विच लगा दे रहे हैं, थर्ड रेसिस्टर के यहां एक स्विच हम लगा दे रहे हैं। सारे के सारे स्विच अभी हमने ऑफ रखे हैं। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को यहां भी हम कन्वेंशनली लेंगे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट I निकलेगा, है ना। और अब जैसे इस जंक्शन पे इलेक्ट्रिक करंट I पहुंचेगा, यहां से उसको 3 पाथ मिल रहे हैं। एक पाथ इधर से मिल रहा है R1 के थ्रू जाने के लिए, एक पाथ इधर से मिला R2 के थ्रू जाने के लिए और एक पाथ इधर से मिला R3 के थ्रू जाने के लिए। यहीं पर एक करंट I 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंसेस, यानी कि ये रेसिस्टेंस कितना है
इसकी कितने इलेक्ट्रिक करंट की डिमांड है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट इसके पास जाएगा, यानी कि इसके थ्रू से फॉर एग्जांपल I1 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इसके नीड के हिसाब से इसके थ्रू I2 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इसके नीड के हिसाब से थर्ड रेसिस्टर के हिसाब से इसके थ्रू I3 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। यानी कि यहां पर हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपने नीड के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करेगा। जिसको कम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए वो कम इलेक्ट्रिक करंट लेगा, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा लेगा। यानी कि वो डिपेंड करेगा उस रेसिस्टेंस पर, यानी कि जिस अप्लायंस का रेसिस्टेंस हाई होगा वो लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेगा, जिसका लो होगा रेसिस्टेंस मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेगा। तो ये अपने नीड के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट ये ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर यहां से यही I1 कलेक्ट होगा, यहां से यही I2 फ्लो करते हुए यहां आएगा, यहां से यही I3 फ्लो करते हुए यहां आएगा। इस जंक्शन पर आकर के तीनों I1, I2 और I3 कंबाइन हो जाएंगे और यहां से फिर ये एड अप होकर के I अमाउंट ऑफ करंट ही बन जाएंगे। यानी कि सोर्स से जो I अमाउंट ऑफ करंट गया था वही I अमाउंट ऑफ करंट फिर से वापस सोर्स के पास आएगा। हम अगर पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना चाहें कि पूरे सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो हमको यहां पर एक क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा। तो हम यहां पर एक एमीटर लगा दिए। अगर हम चाह रहे हैं कि यहां पर ये I1 कितना है, I1 के अमाउंट को मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहां चाहे यहां कहीं भी इसके लिए एक अलग सा हम एमीटर लगा लेंगे। इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि I2 का अमाउंट कितना है, इसके लिए यहां पर एक अलग एमीटर लगा लेंगे। और I3 का अमाउंट कितना है, यानी कि R3 के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए यहां पर एक एमीटर हम लगा सकते हैं। और एक बार फिर से याद दिला दूं, एमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है, तो हमने हर जगह उसको सीरीज में ही कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप समझ गए कि पैरेलल सर्किट कैसे होता है, यानी कि पैरेलल सर्किट के अंदर अप्लायंसेस या फिर रेसिस्टर्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। स्विच ऑन नहीं है तो स्विच ऑन करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर डॉट लगा देते हैं। स्विच ऑन करते ही सर्किट चालू हो जाएगा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब हम बात करते हैं कि पैरेलल सर्किट का फीचर्स क्या क्या है। पैरेलल सर्किट का पहला फीचर यह है कि हर रेसिस्टर के थ्रू, हर अप्लायंस के थ्रू, हर इलेक्ट्रिकल गैजेट के थ्रू डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यानी कि हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के जितने इलेक्ट्रिक करंट की नीड होती है उसके नीड के हिसाब से उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है। सबके थ्रू सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होता। एक फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर ये है पैरेलल सर्किट का कि जितने भी गैजेट्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर रेसिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं पैरेलल सर्किट में, सभी के एंड्स के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है, और वो भी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू सोर्स वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V, कितना वोल्टेज था, V, तो यहां पर R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 ही है, R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, R2 के थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, और R3 के थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। यानी कि हर रेसिस्टर, हर अप्लायंस, हर गैजेट के एंड्स के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है, और वो भी इक्वल टू सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस या सोर्स वोल्टेज होता है। यहां पर सोर्स का वोल्टेज V था, तो यहां पर R1 का भी वोल्टेज V ही है, R2 का भी वोल्टेज V ही है, और R3 के एंड्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V ही है। करंट डिफरेंट है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और वो भी सेम किसके सेम, सोर्स के सेम है, सोर्स के जैसा, सोर्स के इक्वल है। चलिए, अब अगली बात क्या है कि इस पैरेलल सर्किट का यूज कहां करते हैं हम लोग। अगली बात ये करनी है कि पैरेलल सर्किट का यूज कहां होता है। तो पैरेलल सर्किट का यूज लगभग हर जगह होता है। हर डोमेस्टिक सर्किट में होता है, ऑफिस में,
इंडस्ट्रीज में, हर जगह, मतलब एक फेरी लाइट्स को अगर छोड़ दे, ब्रॉड लेवल पर हम बात कर रहे हैं, फेरी लाइट्स को छोड़ दे तो सभी जगह ये पैरेलल सर्किट यूज हो रही है। फेरी लाइट्स में ये सीरीज सर्किट यूज होती है। तो समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। आखिर पैरेलल सर्किट के इतने एडवांटेज कौन कौन से हैं कि जिसके कारण सीरीज सर्किट का यूज लगभग सिर्फ और सिर्फ फेरी लाइट्स तक ही लिमिटेड रह गया और बाकी हर जगह ये पैरेलल सर्किट का यूज हो रहा है। डोमेस्टिक पर्पस में पैरेलल सर्किट यूज हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पैरेलल सर्किट का ये है कि हम इस सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस या गैजेट्स कनेक्ट किए हैं उनमें से जब हमें जिस अप्लायंस या गैजेट को यूज करने की जरूरत होगी हम केवल उसी को स्विच ऑन करके यूज कर सकते हैं, बाकी हमारे स्विच ऑफ मोड में रहेंगे। ठीक है। अगला एडवांटेज ये है कि अगर हमारा कोई भी रेसिस्टर या कोई भी अप्लायंस या कोई भी गैजेट फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो उससे बाकी अप्लायंसेस के वर्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सिर्फ जो फ्यूज है, जो डैमेज हुआ है, जो खराब हुआ है, वही वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या गैजेट काम नहीं करेगा, बाकी सारे काम करते रहेंगे। ठीक है। चलिए अब हम जानना चाह रहे हैं कि पैरेलल सर्किट का, पूरे सर्किट का अगर हम नेट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें तो नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि सोर्स से आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकला और फिर वापस सोर्स के पास आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आया है। यहां पर हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या रेसिस्टर या गैजेट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि यही आई अमाउंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सारा एडअप होकर के फिर से आई अमाउंट बन गया है, यानी कि क्या हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। करंट निकालने का फॉर्मूला आपको ओम्स लॉ पढ़ाते हुए बताया था, V अपॉन R। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को रेसिस्टेंस से डिवाइड करें, करंट हाजिर हो जाएगा। तो I1 के लिए फिर क्या बनेगा, V अपॉन R1। I2 के लिए क्या बनेगा, V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। यहां पर रेसिस्टेंसेस डिफरेंट आप देख रहे हैं, बट सभी के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, इसलिए सभी में वोल्टेज V ही रहा है। अब हम यहां पे V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R। इन तीनों में भी V है तो V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसी तरह और भी रेसिस्टर्स कनेक्टेड होते तो यही प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 प्लस ऐसे होते चले जाते। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम नेट रेसिस्टेंस R निकाल सकते हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पैरेलल सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस होता है, इस सर्किट में जो सबसे लीस्ट रेसिस्टेंस आया होता है ना, उससे भी कम होता है। एक बार फिर से सुने मेरी बात, पैरेलल सर्किट का नेट रेसिस्टेंस, इस पैरेलल सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं ना, उसमें जो सबसे कम वाला रेसिस्टेंस होता है ना, उससे भी कम हमारा यह नेट रेसिस्टेंस आता है। यानी कि कुल मिलाकर के पैरेलल सर्किट रेसिस्टेंस को कम करके मोर करंट सोर्स से ले लेता है, जबकि सीरीज सर्किट क्या करता है कि नेट रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सोर्स से लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ हो पाता है। आपको पता है कि मोर रेसिस्टेंस लेस इलेक्ट्रिक करंट, लेस रेसिस्टेंस मोर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो वही लॉजिक यहां पर लग रही है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या सभी जगह या तो हमको सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन की जरूरत है? आंसर है नहीं। जब हम किसी गैजेट के अंदर के सर्किट्स को तैयार करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके टीवी के अंदर का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आपके मोबाइल फोन के अंदर का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो ना तो टोटली सीरीज है और ना ही वो टोटली पैरेलल है। ऐसे जगहों पर हम
कंबाइंड सर्किट बनाते हैं। कंबाइंड सर्किट मतलब नीड के हिसाब से वहां पर कुछ रेसिस्टर्स इन सीरीज कनेक्टेड होते हैं और कुछ रेसिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। समझ में आ गई बात? एक डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 2 रेसिस्टर्स हैं, R1 और R2। इनको हमने यहां पर पैरेलली कनेक्ट कर दिया। फिर यहां पर एक रेसिस्टर है R3, एक रेसिस्टर है R4, एक रेसिस्टर है R5। हमने क्या किया, इन सबको तीनों को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर लिया। अब ये 2 रेसिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इस रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया और फिर इनके बीच में पावर सप्लाई कर दिया। ऐसा। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें पैरेलल सर्किट भी है और सीरीज सर्किट भी है, दोनों आ गए ना। तो इसी तरीके से जहां हमको सीरीज की जरूरत होती है वहां सीरीज, जहां पैरेलल की जरूरत होती है पैरेलल, और फिर मिलाकर के कौन से सर्किट बन जाते हैं, कंबाइंड सर्किट। क्या बन गई, कंबाइंड सर्किट। तो अब मैं समझता हूं कि सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। इसके आगे के टॉपिक को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।